क्या थी मालदा हिंसा के पीछे की पूरी कहानी, मालदा के प्रकरण की पूरी कहानी, जहां पर एसआईआर को लेकर जजों को बंधक बनाया गया, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। बंगाल में हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि वहाँ हिंसा को सत्ता की स्वीकृति एक तरह से मिली हुई है। जो भी मशीनरी इंचार्ज है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा पहले इसकी सुध ले लेनी चाहिए थी। ममता जी खुद कोर्ट में उतर गई, तो आनन फानन में इस चीज़ को बिल्कुल एक प्रायोरिटी बेसिस पे टैकल करना चाहिए था। अब तो इलेक्शन सर पे आ गए हैं। बंगाल का चुनाव भय और विश्वास के बीच में हो रहा। यदि विश्वास जीता तो डर हार जाएगा, और यदि विश्वास कमजोर हुआ तो डर फिर से जीत जाएगा। जो कुछ बंगाल में हो रहा था, ममता बनर्जी पहली बार सही से एक्सपोज हुई है और एक्सपोज हो रही है। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का प्रतीक नहीं हो सकते। वो आक्रामक नेता हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के छींटे तो उनके ऊपर भी हैं। उन पर जांचें चल रही हैं। उसके बाद वो बीजेपी में गए, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चाहे कि भ्रष्टाचार विरोधी कोई, तो वो उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। जनता का विश्वास जीतकर विकास कार्यों के दम पर सत्ता में आई है। अगर आप हिंसा के दम पे सत्ता में आ रहे हैं, तो खासतौर पे ममता बनर्जी जैसी नेता जो एक अलग तरह के राजनीतिक चरित्र से आई हैं, वो अगर इस तरह के चरित्र में घुल मिल गई हैं, वहाँ पर वामपंथी हिंसा और नक्सली हिंसा जो वहाँ की पहचान रही है, उसी को अगर अंगीकार कर रही है सत्ता में बनने के लिए, तो दुखद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। डिजिटल की दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो लगातार आप सबके बीच अपनी जगह बनाता हुआ। चुनावी राज्यों में जिस तरीके का माहौल है, निश्चित तौर पर चर्चा उसकी होनी लाजमी है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में पहले फेज की वोटिंग होगी और इन राज्यों में जैसा माहौल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि चुनावी घमासान चुनाव से पहले ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो कि आमतौर पर होता भी है। बाकी राज्यों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के मालदा की, जो कि इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज आधी रात को मालदा पर चर्चा करते हुए दिखाई पड़े। क्या मालदा की जो हिंसा थी, जो घटना थी, जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो क्या वाकई में किसी चुनावी साजिश का संकेत है, या फिर चुनावी रणनीति के तहत वोट बैंक की रणनीति के लिए ये सारे काम किए गए हैं? क्या थी मालदा हिंसा के पीछे की पूरी कहानी, मालदा के प्रकरण की पूरी कहानी, जहां पर एसआईआर को लेकर जजों को बंधक बनाया गया, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया? किस तरीके से मालदा की ये घटना सामने आई है और चुनाव पर इसका कैसा असर होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। सर, शुरुआत हमेशा की तरह रामकृपाल सिंह जी से। सर, मालदा की ये जो घटना सामने आई, हम कई समय से सुनते आते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लगातार मेरी स्क्रीन के बाईं तरफ हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भीड़ जो कि न्यायिक अधिकारियों को घेर कर बैठी हुई है। ममता बनर्जी काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि आपको संज्ञान लेना होगा। जब कोर्ट संज्ञान लेकर लोगों को भेजता है तो वहां ये स्थिति होती है। देखिए, मैं मालदा की घटना को आज जिस तरह से अखबारों में सब जगह पे वो बनी हुई है, कल्पना कीजिए कि अगर ये जज नहीं होते, या मान लीजिए ये न्याय के लोग, जिसको कहिए कि जुडिशियल से जुड़े लोग नहीं होते, तो क्या होता? बंगाल में मैंने जैसा पहले भी कहा है, आज से ही नहीं, बंगाल में हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि वहाँ हिंसा को सत्ता की स्वीकृति एक तरह से मिली हुई है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, सिद्धार्थ शंकर रे रहे हों, या उसके बाद से सीपीएम रहा हो, उसके बाद से ममता बनर्जी रहा हो। कौन सा इलेक्शन, ये तो बहुत छोटी सी घटना थी। कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए कि अगर ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग न होते तो ये तो कोई घटना ही नहीं थी। जो घटनाएं 24 के इलेक्शन के बाद हुई हैं, या 21 के जो विधानसभा इलेक्शन के बाद हुई, या जो वहाँ ग्राम पंचायतों में हुई थी, तो ये तो सब जगह सुर्खियों में आता था। बाकायदा उसके टीवी शोज, मतलब सारे वो कैमरे पर वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आज इसलिए हाईलाइट हो रही है कि चूंकि उसमें जुडिशरी से जुड़े लोग थे, वरना ये तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है कि किसी को कैद कर लिया या 24 घंटे के लिए रोक लिया, कोई हत्या नहीं हुई। आप ये सोचिए, जब असम में लोग पलायन करके भाग रहे थे, या वो 70s का दौर जब एक खड़े करके, मैं ये कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ कि एक जो नक्सल पर, जिन पर बहुत ज़्यादा अति वामपंथी होने का दबाव, मतलब
चस्पा लगा हुआ था उनको लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई थी। एक दौर में जिस तरह से वहाँ नक्सलवाद के खिलाफ हुआ और फिर जिस तरह से सीपीएम ने बाकायदा वहाँ पे किया, वो कल्चर चला आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए चुनाव है, कुछ समय के लिए ये घटना बड़ी रहेगी, हो सकता है कि इसमें जुडिशरी आगे भी चली जाए, लेकिन इस देश में एक बात इससे ये होती है कि अगर आप आम नागरिक हैं, आपके साथ कुछ होता है तो ये चलता है, लेकिन अगर कोई खास है उसके साथ हो गया तो ये बड़ी बात हो जाती है। कोर्ट भी रात में खुल जाए। जैसे अगर किसी एक दिल्ली में कोई घटना हो, किसी वीआईपी के बड़े बेटे के साथ कुछ हो जाए तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। और वैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बस नाली में कोई बस नदी में गिर जाए तो वो छोटी सी अखबारों में आपके यहाँ छपेगी, आपके लिए बड़ी इवेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आईटीओ पुल से गिर जाए बस तो बड़ी नेशनल न्यूज हो जाती है। ये होता रहता है, इसलिए मैं इसको बहुत वो नहीं करता। हाँ, इसी बहाने ही सही बंगाल में कोई जीते कोई हारे, मेरा उससे नहीं, लेकिन एक जो मान लिया गया है कि बंगाल में एक जो जिसको कहते हैं सत्ता की एक तरह से स्वीकृति सी है, वो मौन स्वीकृति ही सही, यानी हिंसा वहाँ के जीवन में सामान्य ढंग से उसको वहाँ की सत्ता मान लेती है कि ऐसा होता ही है। ये कल्चर बंद होना चाहिए, वो चाहे जुडिशरी के माध्यम से हो, सत्ता के माध्यम से हो, जनता चुन के किसको लाती है उसके माध्यम से हो, लेकिन ये कल्चर बंगाल में बंद होना चाहिए। बंगाल का मुद्दा, अपनी ज़मीन का मुद्दा, ये सब क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा धूमिल होता दिख रहा है, इसलिए एसआईआर पर इस तरीके का हंगामा न्यायिक अधिकारियों को, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने वहाँ हाई कोर्ट को फटकार लगाई, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाई, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत संजीदगी दिखाई। जैसा कि रामकृपाल सर भी कह रहे थे कि अगर ये तो वहाँ आम बात है, अगर कोई न्यायिक अधिकारी ना हो तो फिर शायद इतनी चर्चा भी ना हो। ममता क्या इस तरीके के मुद्दे जानबूझकर चाहती हैं? देखिए प्रतीक्षा, जैसे सर ने कहा अभी कि पॉलिटिकल कल्चर है बंगाल में जिसमें कि वायलेंस को हर पार्टी हम देखते हैं कि जब सत्ता में रहती है तो एक्सेप्ट करती है और उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शह भी देती है। हर चुनाव में आप देख लीजिए, जब से कांग्रेस के ज़माने से देख लीजिए, सीपीएम के ज़माने से, और आज जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ पे है, वहाँ की कल्चर में है, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पूरे देश में चुनाव होते हैं, लेकिन जितनी हिंसा बंगाल में देखने को मिल जाती है, और वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन के टाइम की बात नहीं है, पंचायत इलेक्शन हो जाए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाए, हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि वहाँ हिंसा होती है। तो हिंसा होना बंगाल में कोई नई बात नहीं है। उस हिसाब से देखें और हिंसा का जो लेवल होता है उस हिसाब से भी देखें तो ये कोई बहुत बड़ी घटना अपने आप में नहीं है कि लोगों ने घेर लिया, जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर लिया क्योंकि उनका आरोप था कि बहुत सारे लोगों के नाम कटवाए गए, वो नाम जुड़वाने के लिए जिद कर रहे थे। असल मुद्दा ये है कि एसआईआर जो बंगाल में है वो वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ गया है, और वो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की उसके लिए टेढ़ी खीर बन गई है, क्योंकि ममता लगातार लोगों को भड़का रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 60 लाख लोगों के नाम एसआईआर के बाद से कट जाए। अभी डर है कि कट जाएगा, डर है कि कट जाएगा। तो इससे एक असुरक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में एक ये फीलिंग भी भर दी गई है कि आपका वोट अगर कटा तो आगे आपके बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे, आपका सिटीजनशिप हो सकता है छिन जाए, आप डिपोर्ट हो जाएं। तो ये जो एक असुरक्षित फीलिंग जो मन में लोगों में आ गई है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर हाई है, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर एसआईआर से के बाद लोग बाहर हो रहे थे, तो जो भी मशीनरी इंचार्ज है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा पहले इसकी सुध ले लेनी चाहिए थी। ममता जी खुद कोर्ट में उतर गई, तो आनन फानन में इस चीज़ को बिल्कुल एक प्रायोरिटी बेसिस पे टैकल करना चाहिए था। अब तो इलेक्शन सर पे आ गए हैं, अब कितने दिन बच गई हैं? 23 तारीख को पहला चुनाव है वहाँ, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, और उस अफरा तफरी में वहाँ पे वायलेंस होगा, ये हमें पता है। एसआईआर में कितने लोग रह जाएंगे, कितने लोग जुड़ेंगे, ये भी हमें नहीं मालूम। इस चीज़ का फ़ायदा ममता उठा रही हैं, लोगों में एक भावना पैदा कर रही हैं कि अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। बहुत तरह के वो लोगों को डर भी दिखा रही हैं। तो एक
असमंजस का माहौल, असुरक्षा का माहौल जरूर है बंगाल में, और उसकी एक्सटेंट मुझे लगता है कि हर किसी को अब रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी डिसाइड किया है, कल ही की खबर है, कि वो जो अपने जो उनके ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स हैं, जो भी उनकी जो उनके अधिकारी हैं, इलेक्शन के बाद भी 2 हफ्ते तक और रहेंगे वहाँ, क्योंकि सिर्फ पहले ही नहीं, प्री इलेक्शन ही नहीं, पोस्ट इलेक्शन हिंसा भी बंगाल में होती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन अभी ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। तो हिंसा हो रही है, चिंता की बात है हर किसी को। ममता ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अब तो सब इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये जो भी एजेंसी अभी रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है कि उसको देखना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए ये बहुत एक नाजुक समय है। ठीक है राकेश सर, जैसा आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि संविधान बचाओ, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, और उसका असर दिखा भी। जब सीटों में विपक्ष के नंबर आए तो उसका असर दिखा भी, यानी वो मुद्दा जनता के बीच गया और जनता पर उसका असर भी हुआ। शायद वही टैक्टिस, वही प्रैक्टिस जो है ममता अब बंगाल में करने की कोशिश कर रही है कि आपके नाम कट जाएंगे, आपके अधिकार छीन जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, या ये खींच है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी ने बड़े रणनीतिक तरीके से पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया है कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। अब उनके 15 साल के शासनकाल पे कोई चर्चा नहीं हो रही। वो नहीं चाहती थी कि सत्ता विरोधी माहौल तैयार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी और कांग्रेस भी मैदान में आ गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता के सामने एक कांग्रेस भी चुनौती के रूप में आ रही थी, क्योंकि वो गठबंधन से बाहर थी। कांग्रेस का वोट इस समय पर 2 समुदाय पे खास फोकस था, एक दलित और दूसरा मुसलमान। और मुसलमान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोर वोट बन गया था। उन्हें ये लग रहा था कि यदि सत्ता विरोधी माहौल तैयार हुआ तो एक तरफ से भाजपा उनको नुकसान करेगी, दूसरी तरफ से कांग्रेस उनको नुकसान कर सकती। उनको लेफ्ट से ज़्यादा खतरा नहीं था, कांग्रेस से ज़्यादा खतरा था, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में वो अपने आप को सैंडविच नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए SIR के मुद्दे को बहुत हाइप दिया। तो अब मूल प्रश्न ये उठता है कि आखिर बंगाल में ही SIR को लेकर इतना बवाल क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? अब ये जो मालदा की घटना का आपने जिक्र किया, तो मुझे 2011 के विधानसभा चुनाव के पहले की एक घटना याद आती है। तब लेफ्ट पार्टी की सरकार थी और उस समय पर माओवादियों ने जंगल महल पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसके कई गांव उन्होंने कब्जा कर लिए थे और वहाँ हालत ये हो गई थी कि पुलिस और प्रशासन का एक भी आदमी नहीं घुस सकता था। बंदूक तान के गांव के बाहर से उन्होंने पूरी पेरीफेरी बना के कब्जा कर लिया था। ये चुनाव के पहले की घटना है। लेकिन ममता बनर्जी उसमें लड़ने का नतीजा ये हुआ कि जो माओवादी लेफ्ट पार्टी के लिए गांव कब्जा करके बैठे थे, वो माओवादी भारतीय तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में आ गए और 2011 का चुनाव पलट गया। हाँ, जंगल महल में पुरुलिया, बांकुरा और आपके मुर्शिदाबाद का, ये कई ऐसे पॉकेट थे जहां माओवादियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पूरा चुनाव पलट गया। तो वास्तविकता ये है कि आज़ादी के बाद से जो बंगाल के मिजाज के हिसाब से पार्टियां बनी वो सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी अभी बंगाल की पार्टी नहीं बन पाई है, क्योंकि बंगाल की पार्टी बनने के लिए आपको अपराधियों को संरक्षण देना होगा। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। अब जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई बाद में भी हमें सुरक्षा देना जरूरी है, तो उसका कारण है, मैं पहले भी अपने अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पे एक आंकड़ा पेश किया था कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद 693 हिंसक घटनाएं हुई जो दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जो दर्ज नहीं है वो अलग है। उसमें 11 लोगों की मौत हुई। फिर विधानसभा चुनाव 21 के पहले 2020 में फिर 663 घटनाएं हिंसक हुई जो दर्ज हुई। उसमें 51 लोगों की मौत हुई। अब फिर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा हुई उसकी संख्या थी 852 और उसमें परिणाम के बाद उसमें 61 लोगों की मौत। आज भी यूट्यूब पे वो प्रमाण मौजूद है कि किस तरीके से चुनाव के बाद लोगों को घर से निकाल के पीटा गया, काटा गया और उनके घर को जला दिया गया। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि बंगाल का चुनाव भय और विश्वास के बीच में हो रहा। यदि विश्वास जीता तो डर हार जाएगा और यदि विश्वास कमजोर हुआ तो डर फिर से जीत जाएगा। भय और विश्वास। अजय सर,
चुनाव 5 राज्यों के हैं, लेकिन चर्चा बंगाल के इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी आपके सभी जो मेहमान थे उन्होंने भी यही कहा कि ये जो पूरी व्यवस्था है बंगाल में, वो चुनाव और हिंसा को आप अलग कर ही नहीं सकते। परिणाम के बाद भी इस तरीके की हिंसा आती है, 8-8, 900 हिंसे के मामले दर्ज किए जाते हैं। बंगाल के इस तरीके के जो माहौल है, मालदा की जो घटना है, जो क्या आप देखते हैं कि इसका असर दूसरे राज्यों पर भी दिखाई पड़ेगा, या ममता की जो टैक्टिस जो अभी वहां अपना रही हैं, SIR का मुद्दा बना चुकी हैं, वो दूसरे राज्यों में विपक्षी उसको उठाएंगे? राकेश जी ने कहा अभी कि बंगाल जो है उसकी अलग विशेषता है, वहाँ हिंसा होती है, लेकिन बाकी राज्यों में हम हिंसा नहीं देख रहे हैं पिछले कई चुनावों में, तो उसका असर दूसरे राज्यों पर होगा ये तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बंगाल की हिंसा को हम पिछले 3-4 दशक से देख रहे हैं, सिद्धार्थ शंकर रे के समय से हम देख रहे हैं, तो उसका असर दूसरे राज्यों पर होगा ये तो नहीं मानना चाहिए, और नहीं भी होगा। बल्कि आप देखिए कि सुधार हुआ है बहुत सारा। बिहार में हिंसा हुआ करती थी, इस बार कहाँ हुई? नहीं हुई। और राज्यों में भी थोड़ी बहुत जो हिंसा होती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है या हो ही नहीं रही है। तो ये जो मालदा वाली घटना है, इस घटना को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। सोचो कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ना आई होती और सरकारी पक्ष ने सारी चीज़ें खोल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने न रखी होती, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को तैनात नहीं करती, और न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया और सही स्थिति वहाँ की सामने आ गई। जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा कि अगर न्यायिक अधिकारी ना होते तो ये घटना कुछ भी नहीं थी। हाँ, मामूली थी। ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, कई टिप्पणियां साबित कर चुकी हैं कि प्रभावशाली लोग जो हैं वो हमेशा वहां जीतते हैं। ये बात इसको साइड पे रख दीजिए। लेकिन क्या ये छोटी मोटी घटना है कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ जाए कि न्यायिक अधिकारियों का भी घेराव हो जाए? तो क्या वो सत्ता के संरक्षण के बिना हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी जो कुछ कर रही है वह असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साबित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय रात को ही निगरानी की और रात को ही आदेश दिए और सुबह उन्होंने टिप्पणी भी करी। तो जो कुछ बंगाल में हो रहा था, ममता बनर्जी पहली बार सही से एक्सपोज हुई है और एक्सपोज हो रही है। दूसरा मुद्दा है सर का, वोटर निरीक्षण का। सर को मैं कोई मुद्दा नहीं मानता, ना बिहार में मुद्दा बना था, ना बंगाल में मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा सिर्फ उनके लिए है जिनके वोट कट रहे हैं। जिनके वोट कट गए वो तो वोट डाल नहीं सकते, तो कोई मुद्दा उसके बाद है ही नहीं। और वोट जिनके कट रहे हैं, जैसे कि 60 लाख वोटों के कटने की उम्मीद है जैसा माना जा रहा है। 29 लाख वोट जो है उसमें से जस्टिफाई हो गए, नहीं वो सप्लीमेंट्री में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, मतलब ये कर मैंने सकते कहा हैं, कि ऐसा वाला डर है जी। जैसे बिहार में सारे जस्टिफाई हुए, जी, जैसे जी। बिहार में सारे जस्टिफाई हुए, वैसे ही बंगाल में भी जस्टिफाई होंगे, क्योंकि वहां प्रावधान है जिनका वोट नहीं कटा वो जाकर के अपना चुनौती दे कि मेरा वोट जो है, मैं तो मौजूद हूं, मेरा वोट नहीं क्यों कटा है। तो ये बिहार में एक भी बंदा सामने नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया जिसने क्लेम किया हो कि उसका वोट गलत तरीके से कटा है। अब सवाल पैदा होता है कि जो शोर मचा रहा है विपक्ष, क्या मृतक व्यक्ति का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए? जो लोग व्यक्ति वहां से छोड़ करके चला गया है, क्या उसका वोट वहां पर होना चाहिए? तो ये सर की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी, पूरे देश में होना जरूरी थी। इससे क्या वोट प्रतिशत का भी असर पड़ता है। जो वोटर वहां नहीं है उनके वोट को गिन करके जो वोटिंग हुआ है उसका प्रतिशत निकाला जाता है, जबकि आप 60-70% निकालते हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए, अगर वो वोट काट दिया जाए तो 80-90% तक जा रहा है वोटिंग। तो इसलिए सही छवि भी एक लोकतंत्र की बनती है, वो भी होता है। और दूसरा, इससे जो राजनीतिक दल हैं, वो जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो अपना वोट क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि इसलिए क्योंकि चुनाव के समय उनको वहां से लाने जाने का, कईयों को तो कार पर टैक्सी भेजी जाती है, कईयों को विमान पर भी लाया जाता है, फिर उनके खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम किया जाता है, तो वो मुफ्त में अपने उस इलाके में चले जाते हैं, रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो 2 टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट को संसद के बारे में करनी चाहिए। एक तो ये कि मृतक व्यक्ति का
जो वोट है वो तुरंत कटना चाहिए। जिस प्रकार परिवार के लोग उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं, उसके बैंक अकाउंट को चेंज करवाने के लिए प्रमाण पत्र लेते हैं, वैसे ही मृतक व्यक्ति का वोटर नाम लिस्ट से हटने के लिए नाम भी दिया जाए। कटवाना कंपलसरी किया जाए, उस परिवार की जिम्मेदारी तय की जाए। एक तो कानून में यह संशोधन की जरूरत है, यह संसद को संदेश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। दूसरा, जो अपना आवास स्थायी रूप से बदल के चला गया, दूसरी जगह पर उसने मकान बना लिया या किराए पर रह रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके लिए भी 15 दिन या 30 दिन का एक समय सीमा तय की जानी चाहिए कि उसको वोट अपना वहां से कटवाना होगा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी ऐसे ही। और अगर ऐसा सब हो जाएगा, कानून अच्छे से बन जाएंगे, तो सर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके निरीक्षण की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी जो व्यवस्था की खामियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, इसके माध्यम से वो भी दूर होनी चाहिए। विनोद सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी कुछ कहती हैं उसका सीधा जवाब देते हैं अमित शाह। तो हम इसके पहले भी हमने एक दो बार चर्चा की थी, तो ये था कि अमित शाह वर्सेस ममता जैसी कहानी बंगाल में तो खास तौर से दिखी रही है। कल भी उन्होंने वो बात कही कि शुभेंदु जो है पूरी तरह से हराएंगे उनको, ममता का किला जो है ढहेगा वगैरह वगैरह। ममता बनर्जी तुरंत आरोप लगाती हैं कि ये तो पूरी साजिशन के तहत हो रहा है ये सारी चीज़ें। इसके पहले भी हमने चुनाव में देखा था, ममता के पैर में चोट लगी, प्लास्टर लगा के प्रचार कर रही पिछले हैं चुनाव में, और उसका उन्हें फायदा हुआ। क्या ममता वर्सेस अमित शाह वाली ये जो लड़ाई दिख रही है, बढ़त के लिहाज से कौन भारी दिख रहा है? आपका आकलन क्या कहता है? देखो, पहले तो मैं जो घटना हुई उस पर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे साथ बंगाल में हुआ था। ये 1991 या 92 की बात होगी, या शायद 93, उसी दौर में मैं वेस्ट बंगाल गया था। आनंद मार्गियों पर सीपीएम के लोगों ने बहुत हमले किए थे और कई हत्याएं हुई थी, तो उसको लेकर के रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था। तो वहाँ आनंद मार्गियों के गाँव में गया जहाँ उन पर अत्याचार हुआ, तो वहाँ से हम लोग लौट रहे थे, हम 2-3 पत्रकार थे। तो रास्ते में सामने से एक बड़ा, अच्छा वो सारे किस्से रात भर उन्होंने बताए थे ब्रूटलिटी के, कैसे जो है सीपीएम के कार्यकर्ता वायलेंस कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, मारते हैं। तो दिमाग में वो सब था और सामने से एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा था। इतना वायलेंट जुलूस मैंने अपने जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में कभी नहीं देखा। 40-42 साल की पत्रकारिता हो रही है, लेकिन इतना हिंसक आक्रोशित जुलूस, और वो देख के हम सबकी रूह कांप गई। ये बात उस समय बता रहा हूँ, तो ममता बनर्जी तो कांग्रेस में थी और वो सबके हाथों में एक न एक हथियार था, या तो कांता, बल्लम, भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, कोई न कोई लाठी, डंडा। एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं था जो निहत्था हो। और हम सब की रूह कांप गई। जीप में हम लोग थे, जीप किनारे लगा दी गई और ये हुआ कि बैनर हटाओ जो ये लगा हुआ था। अब तो ये था कि बस राम राम अपने अपने स्टूडियो को याद करो और उसी पे छोड़ दो, क्योंकि बिल्कुल मॉब लिंचिंग का सामने दृश्य था कि ये भीड़ टूट पड़ेगी आनंद मार्गियों को देख करके। और हम लोगों को जब भीड़ करीब 200 मीटर के आसपास पहुंच, जब विजिबल मतलब वो बैनर हो गए, तो वो साथ में जो बैठे थे हमारे गाइड जैसे, उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। बोले नहीं डरिए मत, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जुलूस है, सीपीएम का नहीं है। और बोले हाँ ये लोकल एमएलए जो आ रहे हैं हम लोगों के सिंपैथेटिक है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। तो हम लोगों की जान में जान आई। वो जो 2-4 मिनट थे वो कैसे गुजरे हम लोग जानते। तो वो जो भी रामगोपाल जी ने कहा या पूर्णिमा जी ने कहा कि वो एक अजीब सा वहाँ पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है। आप देखिए चुनाव सुधारों के बाद या चुनाव आयोग जिस तरह से टीएन सेशन के बाद जिस तरह चुनाव में कई तरह के बदलाव आए, पूरे देश में हिंसा, लगभग चुनावी हिंसा में बहुत काबू हुआ है। बिहार जो बदनाम था वहाँ, उत्तर प्रदेश हमारा, अब सब जगह जो है, बागपत जो दिल्ली से बगल है, यहाँ तो बूथ कैप्चरिंग का अलग इतिहास होता था, वो सब। लेकिन बंगाल जो है अभी तक उस हिंसा से मुक्त नहीं हुआ। तो ये विचित्र स्थिति है। अब आपका जो सवाल है अमित शाह वाला और ममता बनर्जी वाला, मुझे लगता है अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी होगा तो ममता बनर्जी फायदे में रहेंगी। मोदी वर्सेस ममता बनर्जी में तो फिर भी कुछ मैच होता था, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता जनता के बीच में वो, और ममता बनर्जी वो। अमित शाह संगठन के बहुत अच्छे नेता हैं, रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं, लेकिन मास लीडरशिप अभी मोदी जी के ही पास है। लेकिन मोदी जी ममता पर डायरेक्ट हमला कभी नहीं अब नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मास लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में 2 ही नेताओं के पास है, या तो मोदी जी के पास है या योगी जी के पास है, जो एक मास अपील वाली। तो इसलिए अगर ममता वर्सेस अमित शाह हुआ तो वो उसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। लेकिन बाकी भी चुनाव है, चुनाव में रणनीतियाँ हैं, सामाजिक समीकरण हैं। अब जैसे
शुभेंदु अधिकारी को 2 जगह से लड़ा के ममता बनर्जी को फंसाने की कोशिश की बीजेपी ने। मैसेज भी दिया कि उसके सामने बड़ा मजबूत नेता है। दिक्कत क्या आ रही है, मैं शुक्ला जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये सही है, मैं अजय भाई और शुक्ला दोनों लोग बात से सहमत हूँ। SIR चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिनके वोट कटे हैं वो वोट नहीं डाल सकते, और जिनके वोट जुड़ गए हैं उनके लिए मुद्दा नहीं। ये बिहार में भी मैंने कहा, मैं तो लगातार मेरा स्टैंड रहा है। लेकिन जो शुक्ला जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह SIR को राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बना दिया है, चुनावी मुद्दा और राजनीतिक विमर्श का मुद्दा दोनों अलग अलग चीजें हैं। और राजनीतिक विमर्श का मुद्दा ऐसे हो गया है कि ममता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो सकता माहौल वो हटाना चाहती है। वो दब गया है। वो दब और दूसरी गलती मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, मतलब मैं गलती कहिए जाऊँगा, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का प्रतीक नहीं हो सकते हैं। वो आक्रामक नेता हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के छींटे तो उनके ऊपर भी हैं, उन पर जांचें चल रही हैं। उसके बाद वो बीजेपी में गए, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चाहे कि भ्रष्टाचार विरोधी कोई, तो वो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है। ये भी एक दिक्कत है वहाँ। दिलीप घोष हो सकते थे, दिलीप घोष पे इस तरह का आरोप नहीं है, साफ सुथरे आदमी है वो हो सकते थे, वो एक है। अब जैसे आसाम का उदाहरण दे दें, हेमंत, तो आसाम में भी बीजेपी जो पहला चुनाव जीती थी वो सर्बानंद सोनोवाल को आगे करके जीती थी, हेमंत विश्व शर्मा को आगे करके नहीं जीती थी। अगर वहाँ तरुण गोगोई वर्सेस और हेमंत विश्व शर्मा होता तो तरुण गोगोई का एज था। सर्बानंद सोनोवाल जो कि एक अच्छे खासे साफ सुथरी छवि के नेता है, इसलिए उसका फायदा भाजपा को मिला। तो मुझे लगता है कि अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी में एज ममता बनर्जी को मिलना चाहिए, लेकिन चुनाव है, चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करना मतलब मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ भी संभव है। सर, मालदा की घटना, सभी ने कहा कि बंगाल को में चुनाव और हिंसा अलग अलग की ही नहीं जा सकती। वो 92 का किस्सा बता रहे हैं और आज तक वही स्थिति वहाँ दिखाई पड़ती है। मालदा का ये जो किस्सा था, चूंकि न्यायिक अधिकारी थे इसलिए उसका इतना मतलब इतनी उसकी चर्चा हुई। आधी रात को कोर्ट खुल गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इतने गुस्से में नजर आए, उन्होंने कानून व्यवस्था को ली, लेकिन उस बेस पर जो उस बेसिक जो समस्या है उस पर कोई काम होता नहीं दिख रहा। क्या वैसे ही फिर ये चुनाव जाएगा जैसे पिछले चुनाव दिखाई पड़ रहे थे बंगाल के सारे, वही हिंसा, वही वो आम लोगों की बात नहीं? अगर हिंसा को प्रश्रय ऊपर से मिलता रहेगा तो फिर बेसिक सवाल तो वैसा ही रहेगा। और ये सवाल बड़ा इसलिए हुआ है, जिसको रामकृपाल जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कि न्यायिक अधिकारी इन्वॉल्व थे, वरना तो हिंसा वहाँ लगातार हो रही है। कार्यकर्ताओं की आपस की मारपीट, राजनेताओं की आपस की मारपीट। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस हद तक का डर है इस हिंसा में कि जो लोग दूसरे दलों में चले गए तृणमूल छोड़ के, इस उम्मीद में कि उनको इस हिंसा से, भय से मुक्ति मिलेगी और शायद भाजपा का शासन आ जाएगा, बड़े बड़े नेताओं को वापस पाला बदलना पड़ गया, क्योंकि उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था कि आप अगर हमारे साथ नहीं हो तो फिर आप किसी के साथ नहीं हो। इस तरह की रणनीति तो निश्चित ही गलत है और भारत में इस तरह की घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक कह रहे हैं विनोद जी, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ चुनावी हिंसा परिचय था पूरा, यहाँ के चुनावी परिदृश्य का पूरा बदल चुका है। आप आधी रात को बेखौफ सड़कों पर आ जा सकते हैं, गाड़ियाँ चल सकती हैं, वरना 7 बजे बाद तो यहाँ यूपी बिहार में भी निकलना मुश्किल था, लूट लिए जाने का डर था। लेकिन वो विकास की रोशनी अगर देश के कुछ राज्यों में नहीं पहुँच पाई है। आज केरल में देखिए, शशि थरूर के काफिले को रोककर हिंसा हो गई, उनके साथ मारपीट की कोशिश हुई। तो केरल और बंगाल में हिंसा का जो चरित्र है, राजनीतिक हिंसा का, वो बहुत ही खतरनाक है और देश के पूरे मिजाज को खराब करता है। और इस पर तभी कार्रवाई हो सकती है कि या तो जनता के स्तर पर विद्रोह और बगावत हो जाए इसको लेकर, और या फिर ऊपर से इस तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि सिस्टम वो काम नहीं कर। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि नेता आता है तो सड़क बन जाती है, तो हम कहते हैं नेता लोगों को मोहल्ले में आते रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में पिछले दिनों बात हुई कि कोई गमी हो गई है तो सीएम साहब आएंगे, सीएम साहब तो आए नहीं, मोहल्ला चकाचक हो गया। तो हमने कहा यार वो तो पीआरओ से कह दिया कि भाई बार बार सीएम के आने की घोषणा करते रहो यार, तो अधिकारी जाग जाएंगे। तो ऐसे ही जमीनी सच्चाइयों को जानने के लिए न्यायिक अधिकारियों को भेजते, मतलब न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब जो लोग इस अपराध से जुड़े हैं उनका जो साहस दुस्साहस है वो कितना बड़ा है, वो किस हद तक बेखौफ हो चुके हैं और उनको ये मालूम है कि हमको ऊपर से बचा लिया जाएगा। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसको आखिरी तक पीछा करके उन लोगों को, भाई आप देखिए कि चुनावी हिंसा या फिर रात में लूटने पीटने वाला जो डर है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्यों खत्म हुआ है? थोड़ी सी भी घटना होती थी तो सख्ती, अंदर कर दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा, पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जितनी संपत्ति होगी उतना जब्त। कई लोगों को ये बुरा लगा, लेकिन जब तक उस तरह की सख्ती, पूरा कुनबा अगर भी शामिल है तो पूरे कुनबे को अंदर कर देंगे। एनकाउंटर भी हुए जो विवादों में रहे, लेकिन जनता तो कह रही नहीं कि आज हम सड़कों पे बेखौफ निकल सकते हैं। तो आपको शक्ति दिखानी पड़ेगी, इस शक्ति के बिना इस तरह की हिंसा पर रोक नहीं लगेगी। और मालदा में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले भी लगातार बंगाल के अलग अलग हिस्से, वो कहाँ चला गया शाहजहां, पता नहीं वो कहाँ है,
इतनी चर्चा रही पिछले चुनावों में। हाँ, तो हमको ये देखना चाहिए कि ये हिंसा उपज कहाँ से रही है। अगर हिंसा को ऊपर भाई सुप्रीम कोर्ट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल ही क्यों देना पड़ रहा है। लोकल लॉ एंड ऑर्डर तो अभी तो चलो चुनाव चल रहे हैं तो पूरे चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन लोकल लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। तो इस तरह की हिंसा करने वाले इस तरह से बेखौफ क्यों हैं कि वो न्यायिक अधिकारियों को भी बंधक बना लेंगे। भाई जिस एसआईआर का आप विरोध कर रहे हो उसी के खिलाफ वो तो जांच करने गए थे ना। और कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा, कॉल की जा रही थी, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, ये कोई पुलिस पहले वाला भी नहीं। शिकायतें आई हैं, पुलिस आती ही नहीं है शिकायत करने पर। पुलिस तभी आती है जब एक पक्ष उसमें इन्वॉल्व हो या एक पक्ष की दिक्कत हो। तो लोग क्यों डर रहे हैं, लोग क्यों बार बार दल बदल रहे हैं, क्यों डर के वोटिंग कर रहे हैं। ये तक पता लग जा रहा है कि इस मोहल्ले ने हमारे साथ वोट नहीं किया तो वहां जाके मारपीट हो जा रही है। ये बहुत बुरी चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप जनता का विश्वास जीतकर विकास कार्यों के दम पर सत्ता में आइए। अगर आप हिंसा के दम पे सत्ता में आ रहे हैं तो खासतौर पर ममता बनर्जी जैसी नेता जो एक अलग तरह की राजनीतिक चरित्र से आई हैं, वो अगर इस तरह के चरित्र में घुल मिल गई हैं, वहां पर वामपंथी हिंसा और नक्सली हिंसा जो वहां की पहचान रही है उसी को अगर अंगीकार कर रही है सत्ता में बनने के लिए, तो दुखद है। दुखद। वहाँ प्रशासनिक जो बार बार बात होती है ना कि प्रशासन क्यों नहीं पहुँचता, दरअसल वहाँ सरकार बदल गई है लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था वही है। लेफ्ट पार्टी के समय पर होता ये था कि जब एसपी और कलेक्टर किसी नए जिले पे जाते थे ट्रांसफ़र होने के बाद, तो सबसे पहले उन्हें आमद देनी होती थी जिला सेक्रेटरी के पास। तो लेफ्ट पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होता था उसके पास जाते थे, उससे मिलते थे, उसके बाद वो ज्वाइनिंग करने जाते थे। तो एसपी और कलेक्टर को ये पता होता था कि आगे जो भी घटना दुर्घटना जो भी होगी तो हमें डिस्ट्रिक्ट इनके सचिव प्रति, के निर्देश पे काम करना है। तो लेफ्ट पार्टी के समय की जो परंपराएं थी वो तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी वही परंपराएं हैं। तो आप देखिए व्यवस्था वही है, चाहे वो आपराधिक व्यवस्था हो कि लेफ्ट जिनको संरक्षण देती थी आज तृणमूल कांग्रेस उनको संरक्षण दे रही है। और प्रशासन जिनके निर्देशों पे पहले काम करता था, प्रशासन आज पार्टी बदल गई है, उनके निर्देशों पे ही आज काम कर रही। तो पहले भी प्रशासन सक्रिय नहीं था इस तरह की घटनाओं में और आज भी प्रशासन सक्रिय नहीं है। इसीलिए किसी भी घटना के समय पर जिला प्रशासन एक्टिव दिखाई नहीं देता। हाँ, ये शिकायतें तो बहुत आती है जी। दूसरे राज्यों पर भी मैं जाऊंगी जी सर। कई राज्यों में लागू है, कई राज्यों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना पुलिस जाती नहीं है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस वापस भी आ जाती है। तो ये सारे देश में व्यवस्था इस ढंग की बनी हुई है पुलिस की कि वह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से काम करती है। और बंगाल में ज़्यादा है, बंगाल में ज़्यादा है सर। जिन्हें जो बात कही थी, देखिए कुछ बेसिक फ़र्क आप समझ लीजिए। जैसे ऊसर ज़मीन है, उसी के बगल में फर्टाइल ज़मीन उपजाऊ है। जमीन। ऊसर ज़मीन में आप गेहूं नहीं बो सकते, फर्टाइल ज़मीन में आप बोएंगे तो हो जाएगा, भले ही सिंचाई कम हो। बंगाल की पृष्ठभूमि देखिए क्या है। बंगाल में जब कांग्रेस थी उस दौर में वहाँ से बंगाल को ऐसे पुनर्जागरण का द्वार कहा जाता है, मतलब एज ऑफ रेनेसां बंगाल से शुरू हुआ। वहाँ सबसे पहले वामपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा का जो मूल सूत्र था माओवादी से कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने जो लोग ये कहते थे सत्ता बंदूक की नली से निकलती थी, उनको ही सत्ता की बंदूक की नली से मार दिया। तो कम्युनिस्टों की एक विचारधारा थी कि जो वर्तमान सिस्टम है इसको हमें मानना ही नहीं है। बेसिकली कम्युनिस्ट जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो इस शर्त पर उनका ये कहना था कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते, इस बुर्जुआजी को, लेकिन चूंकि आज की तारीख में हमको संगठन बढ़ाना है इसलिए हम शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक हमेशा एक जिसको कहते हैं ना एज ऑफ रेनेसां, एक वहाँ पे वामपंथ की, जैसे बाकी राज्यों में भी है, वामपंथी होते हैं लेकिन एक बड़े मुट्ठी भर, यानी 90% बाकी जनता है, 10% इस तरह की विचारधारा के लोग जो कट्टरपंथी होते हैं। बंगाल में इसका उल्टा रहा। 90% को बचपन से जो पैदा हुआ सिखाया गया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और आज की सत्ता जो है वह अत्याचारियों की सत्ता है, बहुसंख्यक की नहीं है। तो वो ऐसे माहौल में क्या होता है कि जब एक सत्ता बदली तो वोटर तो वही था, वो दूसरी तरफ चला गया और मजबूरन सत्ता को यह लगा कि भाई ये तो कल तक तो ये कांग्रेस को वोट दे रहे थे, आज मुझे वोट दे रहे हैं सीपीएम को, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यानी एक तरफ विचारधारा का चलता कि विचारधारा के रूप में भी आप ये मानते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये व्यवस्था और संविधान करप्शन है,
तो जब इस तरह का एक राज्य में, बंगाल और केरल, इसके दो उदाहरण दोनों जगह। अभी जगदीश जी ने कहा, आप केरल में भी देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, एक आदमी आज भी केरल में अगर मकान बनवाना चाहे तो गांव में घुसने के पहले वहाँ सीपीएम का बंदा बैठा होगा और बाकायदा हर चीज़ पर आपको पैसे देने हैं, किस दुकान से ईंट खरीदना है, किस दुकान से क्या खरीदना है, मुझे बताएगा। तो एक तरह से जिसको धूमिल ने लिखा था 70s में कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है, यह संयुक्त परिवार केरल से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, वो सिस्टम यूपी में भी था, कैसे बदल गया? आज भी पुलिस वही है, जो अखिलेश की पुलिस थी, जो मायावती की पुलिस थी, पुलिस वही है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सत्ता तय कर ले कि नहीं मुझे इसको सिस्टम को तोड़ना है, टूट सकता है वो, बंगाल में भी और बिहार। वही सर भी कह रहे थे कि वो तो ऊपर से ही उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। पूर्णिमा मैम, थोड़ा दूसरे राज्यों की भी चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजते दिखाई पड़े, फायर ब्रांड नेता बीजेपी के और हिंदुत्व का चेहरा। तो जहां भी चुनाव होता है योगी जी पहुंचते हैं, वो बात वही हिंदुत्व वाली ही करते हैं। क्या तमिलनाडु में इस बार बीजेपी अपने आप को मतलब और मजबूती से प्रोजेक्ट करना चाहती है? क्योंकि डीएमके की तरफ से तो कहा गया कि जितनी बार मोदी जी आएंगे प्रचार करेंगे हम तो 200 प्लस सीटें लेंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी प्रचार तो हर जगह कर रही है और तमिलनाडु में, केरल में उनकी बहुत पुरानी एक आकांक्षा है कि कुछ सीटें वहाँ इनके पास आ जाए। तो प्रचार करने योगी जी पहुँचे हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, योगी जी जब पहुँचते हैं तो एक बात समझ में आ जाती है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को अपनी स्थिति कमज़ोर दिख रही है, वहाँ वो फिर योगी जी को लॉन्च कर देती है और वो घुसपैठिया और वो बुलडोज़र और नमाज रोड पे नहीं और ये सब तरह की बातें होने लगती हैं। मतलब एक पोलराइजेशन की राजनीति फिर वहाँ पे शुरू हो जाती है, बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी, अभी असम भी होके आए हैं योगी जी, असम में भी उन्होंने वही बातें की हैं। तो एक पोलराइजेशन की वापसी जो कर रही है बीजेपी, तो उससे लग रहा है कि तमिलनाडु को लेकर के बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। एक आध दो सीटों पे वो शायद हो सकता है आश्वस्त हो, लेकिन जो ये पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम वाला जो एक एंगल बीजेपी दे देती है चुनाव में फाइनल स्टेजेस आते आते, वो उसको फ़ायदा कर जाता है, ये हमने देखा है। तो अब ये देखना है कि तमिलनाडु में या केरल में फॉर दैट मैटर या असम में वो कितना काम कर जाएगा, क्योंकि असम में भी योगी जी ने वही सारी बातें कही हैं। अब असम में तो वो घुसपैठिया का मामला जब चुनाव आते हैं तब उठ जाता है, वहाँ पे कितने घुसपैठिया आइडेंटिफाई हुए और कितने निकाले गए, ये एक मजाक का आंकड़ा बन के रह गया है। हर किसी को पता है कि लाखों में आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ हजारी को निकाला गया है। तो एक ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि बीजेपी बना देती है और वो उसको लगता है कि पॉलिटिकली उसको फ़ायदा होगा। कितना होगा अब हमें तमिलनाडु में, केरल में हर जगह देखना होगा। केरल में भी बीजेपी बहुत इस बार जोर लगा रही है। उसको लग रहा है कि त्रिवेंद्रम की सीट चूंकि उन्होंने जीती थी, तो जो मैं लोकल बॉडी में जो जीती, हाँ, तो उसको लग रहा है कि शायद वो आगे चल के थोड़ा उसको इस मतलब लार्जर स्केल पे फ़ायदा पहुंचेगा उससे। अब देखना है कि क्या होगा, टिप्पणी उस पर हम नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन हाँ, इलेक्शन इंटरेस्टिंग तो है तमिलनाडु का भी। तमिलनाडु में एक और वजह से इंटरेस्टिंग है कि इस बार एक नई पार्टी का वहाँ पे जो विजय जो एक्टर थे उनकी पार्टी फ्रेम में है। तो अदरवाइज वहाँ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही मेन मुकाबला रहता है, पर विजय की पार्टी के आने से टीवीके उसका नाम है, क्या उसका असर रहता है, क्योंकि भीड़ तो वो भी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से लोग लेते हैं ये भी बहुत अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ले दे के यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। योगी जी उतरे, इसका मतलब बीजेपी डर गई है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना? चिंता है वहाँ, चिंता तो है। राकेश सर, असम की थोड़ा बात करना चाहूँगी आपसे। असम की स्थिति इस वक्त जो दिखाई पड़ रही है, कई सारे लोगों का ये था कि हेमंता फिर से जो है उसी मजबूती के साथ नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष के तौर पर वहाँ कोई ऐसा मजबूत नहीं दिखता। प्रियंका गांधी की जो थोड़ी सी एक्टिवनेस वहाँ पर हुई है, जो टिकट दिए गए, कल लिस्ट भी आई, उसमें भी उनके बहुत सारे जो उनके लोगों के नाम थे ऐसा कहा गया। उन्होंने फिर लेकिन अपने भाई वाला मुद्दा असम में उठाया, नरेंद्र सरेंडर हैं और मोदी जी उनके गुलाम हैं और सीएम जो है उनके गुलाम हैं, मतलब ट्रंप के गुलाम मोदी जी को कह रही हैं और सीएम को कह रही हैं। प्रियंका गांधी का वहाँ इन्वॉल्वमेंट और इस तरीके से उनकी बातें कहना, ये नरेंद्र सरेंडर वाला मुद्दा असम में उठाना, क्या लग रहा है ये सब कुछ इफेक्टिव होगा? बीजेपी को थोड़ा डेंट मिलेगा, नुकसान मिलेगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि असम के चुनाव में ट्रंप कहाँ से आएंगे।
तो प्रियंका जी बताएंगे सर। अब ये प्रियंका जी और राहुल जी का जो इशू होता है, वो इशू असम में क्या है? असम में तो आप लोकल का मुद्दा उठाइए ना। असम में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने, देखिए 2 राज्यों के चुनाव 2 देशों पे लड़े जा रहे। असम का चुनाव पाकिस्तान पे लड़ा जा रहा और पश्चिम बंगाल का चुनाव बांग्लादेश पे लड़ा जा रहा। और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दोनों नहीं दे पा रहे। कांग्रेस इधर पाकिस्तान वाले मुद्दे पे नहीं दे पा रही, गौरव गोगोई इस तरीके से घिर गए हैं कि उनकी तरफ से लाख कहा जाए, लेकिन एक मानसिकता, एक धारणा तो बन चुकी है कि इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। तो सबसे मूल प्रश्न यह है कि कांग्रेस को उस धारणा को ख़त्म करके वोटरों के मन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी, असम की जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। असम की जो भी जनता या जो भी मतदाता समर्थक कांग्रेस के हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा को हटाने की आपकी पॉलिसी क्या है, और यदि आप सरकार में आएंगे तो हमें बचाने की आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन आप डोमेस्टिक के जगह पे इंटरनेशनल मुद्दा लेके उतर रहे, तो मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह से फूकी हुई कारतूस साबित हो प्रियंका जी, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई थी। उत्तर प्रदेश में जब वो महासचिव थी तो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें 1 सीट पे जमानत बची थी और 1 सीट जीती थी, वो भी प्रमोद तिवारी के अपने प्रभाव के कारण, ना कि कांग्रेस के प्रभाव के कारण। तो जिस तरीके से वो कमेटी की चेयरमैन बनी है असम में उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, और जिस तरीके के मुद्दे लेके वहाँ पे प्रियंका वाड्रा गांधी उतर रही हैं, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, बल्कि वो कुल्हाड़ी पर पैर पटकने का काम कर रही। अजय सर, बंगाल और केरल, जिनकी की हिंसा की बात हमने पहले दौर में की भी, केरल इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं केरल का चुनाव? क्योंकि केरल में भी हिंसा जो है हमेशा से होती रही है, वो वाम का जो प्रभाव रहा है वो प्रशासनिक स्तर पर भी खूब दिखाई पड़ता है। केरल का चुनाव इस बार आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, केरल में जो हिंसा होती है वो आरएसएस वर्सेस सीपीएम होती है। कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती कभी भी। कांग्रेस ना हिंसा करने वालों में है, ना हिंसा झेलने वालों में है। यानी सीपीएम का अटैक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ आरएसएस एंटर कर चुकी है काफ़ी हद तक। बीजेपी एंटर नहीं कर पाई, अब बीजेपी एंट्री कर रही है। इसलिए लंबे समय से वहाँ सीपीएम को आशंका ये रही है कि आरएसएस के माध्यम से बीजेपी वहाँ एंटर करेगी, इसलिए आरएसएस जो है उसके हमलों का शिकार होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ये रही है कि आरएसएस का प्रभाव होने के बावजूद वह अपना कार्य खड़ा नहीं कर पाई, और खड़ा नहीं कर पाई लंबे समय से, तो उसको वहाँ पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हुआ। अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि जब पोप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और क्रिश्चियंस कांग्रेस से टूटकर इधर आने लगे और हिंदुत्व का प्रभाव भी केरल में जाने लगा, तो हिंदू सीपीएम से टूट करके इधर आने लगे, तो एक मध्य पार्टी के रूप में उभर रही है, जहाँ से सीपीएम कम्युनिस्टों के साथ से हिंदू टूट कर आ रहा है और कांग्रेस के साथ से ईसाई टूट कर आ रहा है। तो उसका हमने तिरुवनंतपुरम में देखा और भी बाकी सब जगह पर देखा। वहाँ से लोकसभा का सांसद भी जीत कर आया, विधानसभा में भी एंट्री हुई, और अब मुझे लगता है कि भाजपा का टारगेट जो है दहाई तक पहुंचना है। सत्ता तो उनके हाथ में आएगी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के उभरने से कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, सीपीएम तीसरी बार आ सकती है। ऐसी स्थिति वहां पर केरला में बन रही है और भाजपा पहली बार शायद 140 सीटों पर सभी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और हो सकता है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ये है कि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। विनोद सर, तमिलनाडु और असम बीजेपी के लिए कितनी चुनौती, कितनी सरलता, और असम में वो जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है या प्रियंका गांधी उठा रही हैं, वो मुद्दे क्या उतना प्रभावशाली तरीके से वो रख पाएंगी लोगों के बीच में कि वो जो भीड़ उनके साथ आ रही है वो वोट में तब्दील हो? देखिए, भीड़ वोट में तब्दील हो ऐसा कभी होता हमेशा नहीं होता है। मतलब दोनों भीड़ सिर्फ इस बात का पैमाना होता है, मान लीजिए नेता चाहे भीड़ ही ना आए तो पहले ही दुकान बिगड़ जाती है। तो भीड़ जब आ जाती है तो थोड़ा आगे का रास्ता खुलता है कि चलो भीड़ आई है अब आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ से वोट की गारंटी हो ऐसा नहीं होता। भीड़ अटल जी के जमाने में कितनी पब्लिक मीटिंग, हाँ नहीं, गुजरात में सोनिया जी की मीटिंगों में और राहुल गांधी जब शुरू में उस समय जब केंद्र में सरकार थी बड़ी भीड़ होती थी,
लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती थी। तो भीड़ उसका पैमाना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण जैसे दिया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियां बड़ी सफल हुई थी, लड़की को लड़ सकती वाली, महिलाएं खूब पहुंचती थी। लेकिन सीट और वोट में 2.5% वोट और 2 सीटें कुल मिलाकर के, वो 2 सीटें भी कैसे जीती गई वो अलग है। तो भीड़, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे तो स्थानीय ही ज़्यादा काम करेंगे। ट्रंप वाला मुद्दा देखिए, राहुल गांधी का तो वो रहता है कि वो तो केरल में चुनाव हो या जम्मू कश्मीर में हो या आसाम में हो या गुजरात में हो, कुछ मुद्दे उनके शाश्वत हैं। वो तो जाति जनगणना हो गया, 90-10 वाला हो गया या ट्रंप हो गया, वो तो उनके रहेंगे। प्रियंका जी कुछ ऐसा नहीं है कि खाली यही उठा रही हैं। प्रियंका जी चाय बागानों के मजदूरों का मुद्दा भी उठा रही हैं। कुछ चूँकि लगातार वो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनका एक दखल भी रहा है टिकट बंटवारे से लेकर के और चुनाव अभियान में। मतलब पूरा दारोमदार जो है ये कांग्रेस के चुनाव अभियान का, वो प्रियंका गांधी पर ही है। राहुल गांधी तो खाली कैंपेन के लिए गए हैं, बाकी वो केरल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अब प्रियंका जी चूँकि यूपी में जिस तरह से विफल हुई हैं, उसको देखते हुए उनका करिश्मा वाला मामला तो है नहीं। अब तो पार्टी संगठन, देखिए असम में वोट है कांग्रेस का, अभी भी वोट कांग्रेस का है, यूपी वाली स्थिति नहीं है असम में। यूपी में तो वोट ही खत्म हो गया कांग्रेस का, असम में वोट है अभी भी, कांग्रेस वहाँ नंबर 2 की पार्टी है। नेता सारे बीजेपी में आ गए, नेता बीजेपी में आ गए हैं या जो हैं भी वो कितना कर पा रहे हैं। लेकिन अब उस वोट को क्या इस हद तक ले जाएं कि वो जो है सीट में कन्वर्ट हो जाए और सरकार बन जाए। तो एक स्ट्रेटजी जो कांग्रेस ने बनाई है कि तमाम छोटे और आंचलिक दलों से जो गठबंधन किया है, कि जो 2-2, 3-3 जिलों की पार्टियां हैं, उनके साथ जो गठबंधन किया है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट और उनका वोट कुछ चमत्कार कर सकता है। अब कितना कर पाएगा पता नहीं, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोगों का भी फीडबैक है या फील है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कंफर्टेबल स्थिति में है और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस कितना कर पाएगी, क्या कर पाएगी, चुनाव बाद पता लगेगा। कई बार आश्चर्य भी होते हैं, कई जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था 2018 में, हर आदमी, ये 2022 में, 23 में है, हरियाणा में हुआ, दोनों जगह हुआ। और छत्तीसगढ़ में तो इसलिए, छत्तीसगढ़ की तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ भी रूलिंग कांग्रेस थी, यहाँ रूलिंग बीजेपी है, और लग रहा था जैसे कि कांग्रेस तो बिल्कुल केक वॉक है वहाँ। और हालत हरियाणा में अपोजिशन में थी, मैं सरकार की तुलना कर रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को लेकर के उस नाते। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अभी तक की जो अपरेंट स्थिति है उसमें वो तमिलनाडु की स्थिति, वहाँ लड़ाई तो सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही है। बीजेपी वहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और एआईडीएमके के सहारे। अब जैसे उनका टिकट कट गया अन्नामलाई का, अब चूंकि अन्नामलाई कोयम्बटूर में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, नहीं जीत पाए, एक अच्छा चुनाव लड़े थे, और एक समय तो पूरी बीजेपी तमिलनाडु के अन्नामलाई के इर्द गिर्द थी। अब अन्नामलाई को एकदम किनारे कर दिया, यंग नेता, नए और बिल्कुल फायरी। लेकिन चूंकि एआईडीएमके के साथ उनका इक्वेशन ठीक नहीं है, अब उनका टिकट काट के बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि वो द्रविड़ राजनीति जो वहाँ है, चूंकि अन्नामलाई उसके खिलाफ बोलते रहे, वो तो पेरियार के खिलाफ भी बोल गए थे, तो उसको बीजेपी जो है मैसेज दे रही है कि भाई नहीं, हम तो द्रविड़ राजनीति के पक्ष में हैं। बीजेपी में इस मामले में ये एक आर्ट है कि वो स्थानीय जो समीकरण है और मुद्दे हैं उनके साथ, और नेशनल मुद्दे वो उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जैसे उत्तर भारत में वो गो हत्या विरोधी पार्टी है, लेकिन आसाम, अरुणाचल, गोवा सब जगह गाय जो है मुद्दा ही नहीं है वहाँ। विजय तमिलनाडु में कितना इफेक्टिव, क्या चीज? विजय तमिलनाडु में विजय का फैक्टर जो है वो अभी उसको असेसमेंट बहुत जरूरी है कि विजय का जो फैक्टर है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा टीवीकी का। क्योंकि अगर विजय का फैक्टर जोर कर गया तो हो सकता है हंग असेंबली भी हो जाए, और ऐसी स्थिति में फिर विजय किंग मेकर हो सकते हैं। तो ये चूंकि मैं तमिलनाडु गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत मतलब अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और चूँकि तमिलनाडु में पहले रोटी पलटने वाली बात थी, लेकिन 2016 में वो बदल गई थी, एआईडीएमके रिपीट कर गई थी। तो अगर डीएमके रिपीट भी कर जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआईडीएमके के अंदर भी बहुत दिक्कतें हैं। पनाली स्वामी जिस तरह डीएमके में गए हैं छोड़ करके, उनका एक समर्थक वर्ग चला गया है। पनीर सेल्वम को के अंदर और दिनाकरन, बहुत सारे वहाँ भी आंतरिक झगड़े झंझट हैं। तो टीएमके के खिलाफ कोई वैसा नैरेटिव एआईडीएमके नहीं क्रिएट कर पा रही है जिससे वो बहुत बड़ी चुनौती दे सके। तो इसलिए तमिलनाडु को मुझे लगता है कि थोड़ा डीएमके का अलायंस कंफर्टेबल है, सब्जेक्ट टू टीवी के। सर मैं चाहूंगी इस बार भी आप ममता और बंगाल पर ही रहें। पिछली बार मालदा की हिंसा पर आपने बात की, पर ममता बनर्जी एक ऐसी नेता जो मतलब
छोटे से छोटा मुद्दा हो तो जनता के बीच में पहुंच जाती हैं, वो सड़क पर बैठ जाती हैं, आंदोलन करने लगती हैं। वो अपने लोगों को जिस तरीके से बांध के रखने का प्रयास करती हैं, ये चुनाव जिस तरीके से उनकी चिढ़ दिख रही है, वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट तक चली आती हैं, वो अमित शाह को सीधे चुनौती दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीधे अमित शाह को ममता बनर्जी को कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या ममता बनर्जी फिर वो फैक्टर हैं जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती तीसरे टर्म में भी साबित हो सकती है? नहीं, ममता बनर्जी तो शुरू से चुनौती बनी हुई है। पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अलग तरीके से लड़े, जो भाजपा का स्टाइल है उसी स्टाइल में लड़े, पूरी ताकत झोंकी, प्रभारी मंत्री बनाए, जो स्थानीय पकड़ थी जिन नेताओं की, कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ भेजा, उनके ससुराल वहाँ की है, दूसरे अन्य नेताओं को वहाँ लगातार लगाया, उनके आईटी सेल के प्रमुख वहाँ बने रहते हैं, उनके सारे बड़े नेता वहीं पर बने रहते हैं। वो दोनों चुनावों की रणनीति में वहाँ के पाले से इधर लाना, जो वॉशिंग मशीन वाली बात होती कि यहाँ धुल जाएंगे तो साफ हो, ये सारे साम दाम दंड भेद के खेल पिछले 2 चुनाव में हो चुके हैं और उसके बावजूद वो ममता को नहीं हरा पाए। तो इस बार उनके पास 2 ही चीज़ें थी, एक तो एसआईआर और एक ध्रुवीकरण। एसआईआर और ध्रुवीकरण को लेकर वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। इसलिए जो मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या तो ये मान चुकी है कि इतना जोर लगाकर भी हम यहाँ पहुँचेंगे, या फिर उनके पास कोई इस तरह की अन्य रणनीति है अंदर खाने जो काम, और उसका थोड़ा परेशानी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी दिक्कत ममता बनर्जी की पेशानी पर दिखाई देती है। उनके माथे की शिकन ये बताती है कि वो जानती है कि किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं ले सकती। जहाँ तक आपने कहा कि वो पब्लिक के बीच जाने वाली नेता नहीं होती, तो भाजपा के इतने ताकत और इतने प्रयत्नों के बाद भी वो सत्ता में बनी नहीं रहती। जैसे हर राजनेता को पता होता है कि उसको सब कुछ करना है लेकिन अपने वोट बैंक को नहीं छोड़ना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कहे, आखिर जब 240 हो गया तो वापस उसी दलित राजनीति की तरफ उसी तरीके से मुड़ना पड़ा जिस तरीके से वो शायद बीच में उस तरफ जाना छोड़ चुके थे। उनको झटका लगा तो ऐसे ही ममता बनर्जी को पता है कि चाहे उनके खुद के मूल्य कुछ भी हों, अगर वो वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जाकर अपनी दबंगई वाली छवि को कायम रखकर, जैसे बीच में एक बात हुई थी ना, अपन ने कहा कि ममता बनर्जी, मैंने कहा ममता बनर्जी नहीं जाती, विरोध नहीं करती, तब मुझे आश्चर्य होता। वो उनका स्टाइल है, वही उनका यूएसपी है। मैंने कहा पिछली बार वो प्लास्टर चढ़ाकर भी खेला होवे वाली, लेकिन इस बार वैसा कुछ स्टंट, आज ये मालदा की घटना हो गई है इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इसको अगर आप साइड में रख दीजिए तो कोई बड़ा स्टंट जो बंगाल के चुनाव की पिछले 3-4 चुनावों से पहचान बन चुका था, वैसा कोई बड़ा स्टंट, वैसी कोई धमाकेदार आमने सामने वाली लड़ाई दोनों तरफ से नहीं दिखाई देती, जिस पर आप अभी शुरुआत में चर्चा भी कर चुकी हैं कि वो मोदी बनाम ममता बनर्जी होने से उसको बिल्कुल उससे रणनीतिक तरीके से बचाया गया है। तो इस सब के पीछे भाजपा की मंशा क्या है कि वो ये मान चुके हैं कि इतना जोर लगाकर भी हम इतने या वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ा लेंगे तो भी कामयाबी होगी और उसको फिर आगे लोकसभा में देखेंगे। अभी इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी 2 ही मुद्दों से चिंतित है। अगर पूरा ध्रुवीकरण होता है और स्पष्ट ध्रुवीकरण होता है और कुछ लोग जो इस तरह की राजनीति से परेशान है वो सारे इस तरफ आ जाते हैं बीजेपी में, तो उनकी दिक्कत बढ़ेगी। और एसआईआर में अभी भी अंतिम आंकड़ा तय नहीं है, जबकि 23 और 29 को वहां पर वोटिंग होनी है, पर अंतिम आंकड़ा अभी भी तय नहीं कि कितने वोट कटेंगे और जो कटेंगे वो किस सीट पर कितना प्रभाव डालेंगे। इसीलिए इस अनिश्चितता के कारण दोनों तरफ से ही चुनावी मैदान में अलग तरह की रणनीति इस बार दिखाई दे रही है। और जब यह आंकड़ा सामने आ जाएगा तब हम और थोड़ा कह सकते हैं कि ये किसको ज्यादा परेशान करेगा। मैं लास्ट में चाहूंगी ओवैसी और मुसलमान वोटर का फैक्टर भी आप थोड़ा सा ऐड कर दें। ओवैसी कितना परेशान करेंगे या कर रहे हैं ममता बनर्जी? ओवैसी जहां भी जाते हैं तो वो जिसका कांग्रेस का अगर मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो कांग्रेस डर जाती है, सपा का मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो डर जाती है। बिहार में भी हमने ये देखा, वो हर जगह जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक किसी क्षेत्रीय दल के अधिकार में और ओवैसी की एंट्री होती है, तो मैं फिर से कहूंगा कि ओवैसी की एंट्री से स्थानीय जो दल है जो उस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहा था वो परेशान होता और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि अगर वो वाले वोट कटते हैं तो ओवैसी के पास जाने से अगर इधर से जो वोट कम पड़ रहे थे भाजपा को तो उसका फायदा होगा। ये स्पष्ट एक वोटों का गणित समझ में आता है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा चुनावी या रणनीतिक समझ की जरूरत नहीं। इस बार वो कितना करेंगे बंगाल के चुनाव में, मैं फिर से कह रहा हूं, जो एसआईआर में वोट हटेंगे वही ओवैसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो एसआईआर में कितने वोट हटेंगे और किस सीट के कितने हटें, भाई 43 लाख भी अगर बचे हुए और 43 लाख भी हटने हैं या 23 लाख हटने, कुछ अभी अंतिम वो जो हट रहे हैं वो किस सीट से कितने हट रहे हैं। और राकेश जी के पास आंकड़े ज्यादा होते हैं, क्यों राकेश जी? नहीं, और सिर्फ वही वोट हट रहे हैं, मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं ना इसमें। हाँ, जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा हो रही वो पैदा हो रही 9 डिस्ट्रिक्ट पे,
जिन 9 डिस्ट्रिक्ट पे पिछले 10 साल में 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट बढ़े हैं, सबसे बड़ी परेशानी तो आप देखेंगे कि उनमें एक मालदा भी है, मालदा, मुर्शिदाबाद, इसीलिए उठापटक हुई। हाँ, ये पॉकेट जो है 9 डिस्ट्रिक्ट का, यही 9 डिस्ट्रिक्ट की करीब 80 सीटों को हम ये मान के चलते हैं कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ती हैं तो उनकी गिनती 80 के बाद शुरू होती है। 80 वो अपना मान के ही चलती है। वो 80% 80 सीटें अपना मान के चलती है और 81 से गिनती होती है। तो इस बार का जो समीकरण अभी जयदीप जी भी बता रहे थे, इस बार का समीकरण कहीं ऐसा ना हो जाए कि 20 से 25 सीटें घट जाए और ममता बनर्जी जी को 50 से गिनती करनी पड़े। तो यदि 30 सीटों का समीकरण बिगड़ा, वही सबसे बड़ा खेल होगा। तो और इन्हीं सीटों पर ओवैसी क्या कर पाते हैं? ओवैसी क्या कर पाते हैं? अब आप भवानीपुर सीट पे देखिए, भवानीपुर सीट आसान नहीं रही ममता बनर्जी के लिए। भवानीपुर में गया हुआ हूं, वहां 2 तरह के आपको परिदृश्य दिखाई देंगे, एक पुराना कोलकाता, एक नया। तो नए कोलकाता का जो बसाहट है वो ममता बनर्जी की पकड़ से बाहर है और पुराना पूरा ममता बनर्जी के साथ है। वहाँ 47,000 वोट कट चुके हैं SIR में और वो पुराने कोलकाता वाले इलाके में कटे, यानी मूल भवानीपुर, काली घाट, वो वाला पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला वहाँ स्ट्रांग होल्ड रहा। और आज भी ममता बनर्जी अपने घर में रहती है, पतली गलियों से जाइए आप, तो उनका वहाँ प्रभाव है। लेकिन नए वाले में शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता भी प्रभावी साबित हो रहा है। तो भवानीपुर सीट को लेके भी ममता बनर्जी की एक चिंता है। अलग से चर्चा करूंगी इस पे आप पे। मैं ठीक है मैम, ऐड करिए मैम, ऐड करिए। आपने जो ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी की बात की, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का वोटर ये देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है कि अगर ममता हारती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। तीसरा कोई उसमें फैक्टर नहीं है। तो ये देखना होगा कि वो हराने के लिए ममता को वोट कर रहा है या ममता की सरकार वापस लाने के लिए वोट कर रहा है, क्योंकि बनेगी फिर ऑल्टरनेटिव बीजेपी की सरकार, ये क्लियर है आज की डेट में। CPM या कांग्रेस कहीं पिक्चर में है ही नहीं। तो ओवैसी को या हुमायूं कबीर को कितनी सफलता या असफलता मिलेगी वो इसी पे डिपेंड करेगा। और हम मान के अगर चलें कि ममता का जो कोर वोटर है उसमें मेजॉरिटी बहुत बड़ा तबका मुस्लिम वर्ग से है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो बीजेपी की सरकार वहां चाहते हैं या वो ममता को वापस लाना चाहते हैं। ये देख के ही वो ओवैसी या कबीर को कंसीडर करेगा। दिलचस्प। इसी में एक लाइन में जोड़ दे रहा हूं। जी जी सर, जोड़ दे मेरे पास। ये ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो फैक्टर है या इस तरह के जो भी फैक्टर होते हैं, उनका ज़्यादा असर उन सीटों पर पड़ता है जहाँ हार जीत मार्जिनल उस पर होती है। मान लीजिए 1500 वोट से हार जीत का अंतर रहा पिछले उसमें, और वहाँ ये अगर 1500-2000 वोट काट ले गए तो वो लेकिन जहाँ 20,000, 25,000, 40,000, 30,000 से हार जीत है वहाँ उतना असर नहीं पड़ता। तो ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इन्हें इस बार जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी गेम को शुरू किया है। वह बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असम में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बदरुद्दीन को पूरी तरह समर्थन किया और उनके समर्थन में जाकर के चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट ये है कि मुस्लिम नेतृत्व को जगह जगह पर उभारा जाए और वो फिर साथ आकर के एक बड़े नेता मुस्लिमों को देश में बने। वो उसी टारगेट को लेकर के बंगाल में गए हैं, उसी टारगेट को लेकर के वो असम में गए हैं। तो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी अगर दोनों मिलकर के डेंट मारेंगे तो वो निश्चित रूप से ममता के वोट बैंक में डेंट मारेंगे और निश्चित रूप से वहां से नेतृत्व तो मुसलमानों का उभर कर आएगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। और इससे फायदा भाजपा को होगा। हर जगह हुआ है, बिहार में भी हुआ है और भी महाराष्ट्र में भी हुआ है, तो वहाँ पर भी होगा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं और वो कामयाबी उनको बंगाल में भी मिल सकती दिखाई पड़ सकती है। 5 राज्यों के चुनाव है, चुनावी घमासान जारी है। चर्चा बंगाल की इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बंगाल और हिंसा, बंगाल का चुनाव और हिंसा आप अलग कर ही नहीं सकते। मालदा की घटना कुछ ऐसी ही थी। हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने यह भी कहा कि चूंकि न्यायिक अधिकारी थे इसलिए उनकी इतनी चर्चा भी हो रही है, अन्यथा इस तरह की हिंसा वहां रोज होती है। यही एक चिंता का विषय है कि बंगाल से हिंसा चुनावी मौसम में हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ये हमारी प्रशासन की भी या सरकार की भी एक तरीके से कह लीजिए कि खामी है। बहरहाल जिस तरीके से चुनावी घमासान 5 राज्यों में दिख रहा है, अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बंगाल चुनाव की और उससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से अमर उजाला पर देख सकते हैं। बहुत स्वागत आप सबका, जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, जरूर आइए। धन्यवाद।